मैं जो कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा वो आप मत चलाइए। यानी एक अडानी के पुनर्वसन प्रकल्प के लिए, एक अडानी के लिए आप पूरी मुंबई को दांव में लगा रहे हो। दरअसल एनडीए अलायंस नहीं है, ये अनेक क्षेत्रीय दलों का मुर्दा घर है। मैं किसी के पीछे नहीं टोक रहा था, कम से कम नकली पार्टियों को, असली पार्टियों को नहीं टोकना चाहिए। सापरा जी, ऐसा लग रहा है एक हार ने आपके लिए कई फ्रंट खोल दिए हैं। बीजेपी तो दबाव बना ही रही है। अब ये इंडिया गठबंधन में अपने सहयोगियों को कैसे संभालेंगे आप? सबके सब कह रहे हैं आप अति आत्मविश्वास से हारे हैं। रीजनल पार्टीज को आपने इग्नोर किया, अनदेखा किया। यूपी में है, महाराष्ट्र में, आने वाले चुनाव में कैसे करेंगे आप? हम ये भारतीय जनता पार्टी के बिछाए गए चक्रव्यूह के अंदर फंसने वाले नहीं हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा भी अब चलाना चाहती है, ठीक है, हम उसको भी हैंडल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सा जाल फेंका है बीजेपी ने, जरा बताइए तो सही, और आप उसमें फंसेंगे नहीं? नहीं, यही जाल जो प्रोपेगेंडा का जाल है ना, ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो बातें नरेंद्र मोदी जी ने भी कल करी, महाराष्ट्र का कुछ प्रोजेक्ट उद्घाटन करते समय जो उन्होंने बातें कही हैं, उसके अंदर जाऊंगा तो फिर आपका जो डिबेट है पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएगा, उस पर भी मैं चर्चा कर सकता हूं। तो ये जो चक्रव्यूह का एक जाल बिछाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी या महायुति की सरकार, उस चक्रव्यूह में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता फंसने वाला नहीं है। जहां तक बात है महाराष्ट्र की, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उसका कुछ इंपैक्ट होगा, मुझे नहीं लगता कोई इंपैक्ट होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए 288 सीटें हैं, बहुत बड़ा राज्य है। हरियाणा 90 सीटें थी, और 90 सीटों वाले राज्य को आप 288 सीटों वाले राज्य के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। यहां पर मुद्दे हैं, आरक्षण के भी मुद्दे हैं, मराठा आरक्षण है, धनगर आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण है। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन, वो बहुत बड़ा विषय है। यहां पर जो महायुति सरकार, जो महाघोटाला सरकार बन चुकी है, उसके अनेक सारे मुद्दे हैं। तो जनता के मुद्दे महाराष्ट्र के अंदर अलग है, हरियाणा के अंदर सापरा जी, अलग है। पॉइंट टेकन। आप बीजेपी के जाल में नहीं फंसेंगे, आपका पॉइंट मैंने मान लिया। आपको पता लग गया बीजेपी जाल फेंक रही है, नहीं फंसेंगे। लेकिन सहयोगियों को कैसे संभालेंगे सापरा जी? सारे सहयोगी आपके गले पड़े हुए हैं, सब दबाव डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया, बोले दिल्ली में अकेले लड़ेंगे। संजय राउत कह रहे हैं अति आत्मविश्वास में मारे गए आप, अब तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना ही पड़ेगा। कैसे हैंडल करेंगे सहयोगियों को? देखिए, मैं एक एक करके आपका उत्तर देता हूं। आपने आम आदमी पार्टी की बात करी। आम आदमी पार्टी का हमारा अलायंस जो था वो लार्जली जो था वो लोकसभा के चुनाव का, वो इंडिया गठबंधन का अलायंस था। आपने उसमें भी देखा कि हमने पंजाब के अंदर अलग चुनाव लड़ा, हमने आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें जीती है वहां पर पंजाब के अंदर। तो हमें कतई इस बात का कोई ये नहीं है कि दिल्ली के अंदर अगर वो अकेला जाना चाहते हैं तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो जाएं। जहां तक शिवसेना की आप बात कर रहे हैं कि हरियाणा खा गए आप, और संजय राउत जी का इस सापरा जी हरियाणा खा गए। आम आदमी पार्टी ने 6-7 सीटें वहां हरा दी आपको। क्या जो हार का आपका मार्जिन था, उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी ने लिए हैं वहां पर। देखिए, आप एक मूल्यांकन, मैं जो कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा वो आप मत चलाइए। देखिए, हार के अनेक कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। तो अनेक कारणों में से एक कारण है जो आप बोल रहे हैं। बाकी के कारणों का भी मूल्यांकन हो रहा है, हमें पता है, हम एक एक करके उस पर भी आ रहे हैं। ईवीएम में भी खेल हुआ है, हमने ये नहीं कहा कि पूरे राज्य के अंदर खेल हुआ है। हम ये कहते हैं कि चंद जगहों पर अगर ईवीएम में कोई खेल हुआ है, अगर बैटरी की कोई टेक्निकल समस्या है, वहां से हमें कंप्लेन आई तो हमारा सापरा जी, अजय माकन आज की आपकी बैठक में कह रहे हैं अपने प्रायोजित बागियों ने ही 12 सीटें हरवा दी, आम आदमी पार्टी ने 6-7 हरवा दी। मान लीजिए ना, गलती हुई, अति आत्मविश्वास में मारे गए। ना, अति आत्मविश्वास नहीं, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि ठीक है, हमारे कुछ नेताओं ने कहीं पर गलती की होगी। हार से देखिए हर आदमी सीखता है। अगर कुछ भारतीय जनता पार्टी भी हारी थी पहले तो उन्होंने भी कुछ सीखा। हम अगर नहीं जीते तो हम इस हार से सीखेंगे कि भाई आगे हमको किस तरह से चलना है। हम ये चीजें दोहराएंगे नहीं महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर, जो आप भी अपेक्षा रखते हैं, इस तरह से नहीं होगा। तो हम अपने साथियों को, चाहे वो शिवसेना है चाहे आम आदमी पार्टी है, हम समय समय से उनको ठीक तरह से हैंडल करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा के चुनाव में आपने देखा है 17 सीटें हमने लड़ी थी, तो उसमें से हमने 13 सीटें जीती, एक हमारे पास में अपक्ष और आ गए। 14 सीटें लोकसभा के अंदर अगर हम जीतते हैं तो फिर भाई पार्टी में तो दम है ना, ऐसे कोई इसको नेगेट कैसे कर सकता है? नहीं, नेगेट कोई नहीं कर रहा है, दिखती बात है जी, नेगेट कोई नहीं कर रहा है। हरियाणा में भी टफ फाइट दी है आपने, कोई एक तरफा नहीं कह रहा है उसको। अब महाराष्ट्र में आप आनंद दुबे बैठे हैं, बताइए जरा, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए।
वो तो कितने समय से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं अगर नहीं करेंगे और हार जाएंगे तो बाद में आप ही के सर आएगी हार की जिम्मेदारी। वो कहेंगे सीएम पद उम्मीदवार घोषित कर देते तो जीत जाते। देखिए ऐसा है, सीएम पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करना है नहीं डिक्लेयर करना ये हमारी तीनों पार्टियों के जो नेता है, जो हाईकमांड है, वो तय कर लेंगे। आप उसमें ज्यादा चिंतित मत होइएगा, ये आपस में तय हो जाएगा। शरद पवार जी ने भी उसके ऊपर वक्तव्य किया है। अब समय है सीट शेयरिंग का। सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, उसके अंदर कई सारी मीटिंगें हो चुकी हैं और एकमात्र क्राइटेरिया है विनेबिलिटी का, कि जो जिताऊ व्यक्ति है उसको लड़ना चाहिए और जिताऊ सीट जो है वो उस पार्टी को लड़नी चाहिए। तो विनेबिलिटी क्राइटेरिया को देख करके हमारी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चल रहा है। चंद दिनों में वो भी आपके सामने आ जाएगा। प्रदीप भंडारी पहले आप जवाब दीजिए। सापरा जी कह रहे हैं हमने सबक सीख लिया। अब ये मत मानिए कि आप हरियाणा जीत गए तो इसका मतलब महाराष्ट्र, झारखंड, फिर दिल्ली, बिहार, ऐसा ये मत समझिए कि आप वो भी जीत जाएंगे। हम अपना इंप्रोवाइज करेंगे, रणनीति बदलेंगे और उसके बाद देखिए आपको कैसे धूल चटाएंगे। मानक जी, रिजल्ट्स के दिन में जब आपके साथ सुबह था, मैं आपको ये कह रहा था, कितना मुस्कुरा रहे हैं प्रदीप। मैं आपसे ये कह रहा था कि मानक जी सब्र करिए, हम जमीन पे रहते हैं और हम विनम्र लोग हैं। अंदर से आ रही है प्रदीप की हंसी, आज कंट्रोल नहीं हो रही है। पर मैं हरियाणा की बात करने के पहले बताऊंगा महाराष्ट्र में हम क्यों जीतेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वटेकर जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लाडकी बहना योजना, जिसके तहत 2 करोड़ से ज्यादा महाराष्ट्र की महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए पहुंचे हैं, कहा है कि वो वायबल स्कीम नहीं है। मतलब आज महाराष्ट्र की बहनों के सामने ये तय हो चुका है कि अगर महाविकास आघाड़ी आएगी तो लाडकी बहना योजना बंद कर देगी। इसीलिए ये चुनाव हारेंगे, क्योंकि ये महिला विरोधी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। 10 सेकंड लूंगा मानक जी, आज हमारा दिन है, क्योंकि पिछले समय से हर व्यक्ति कांग्रेस की सरकार बना रहा था जनता के बगैर। एक और आम आदमी पार्टी की आपने बात की, मुझे लगता है आज ये तय हो जाए मानक जी कि आम आदमी पार्टी को आप ओवर एस्टिमेट करना बंद करिए, क्योंकि हरियाणा का उनका रिजल्ट बताना चाहता हूं। 88 सीट पे चुनाव लड़े, 7 सीट पे जमानत जब्त हुई। अरविंद केजरीवाल जी के खुद के घर से उनको 1000 वोट। क्लाइड अभी उसके बाद आ रहा हूं। सापरा जी आप बोलिए, क्या कह रहे हैं सापरा जी, बोलिए। देखिए हमारे भाई प्रदीप भंडारी जी ने अनेक बातें महाराष्ट्र की मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि जनता के मन से ये अभी गया नहीं है कि ये खोखे सरकार है। किस तरह से खोखों का आदान प्रदान करके आपने सरकार बनाई है, ये जनता के सामने है। और दूसरी बात ये है कि आपने ये पिछले 2-2.5 साल के कार्यकाल में मंत्रालय को घोटाला केंद्र बना दिया है। जिस तरह से आपने अपने विधायकों को साइन के अंदर जमीन देनी चाहिए, नवी मुंबई में 8 एकड़ जमीन देनी चाहिए और चर्च गेट के अंदर आपने 5 एकड़ की महत्वपूर्ण जमीन देनी चाहिए, ये तमाम सारी चीजें अखबारों में निकल के आई हैं, सारे लोग जानते हैं। और उसके बाद में जिस तरह से आपने अडानी को धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के तहत आपने अनेक सारी जमीनें, 256 एकड़ जमीन सॉल्ट पैन लैंड की, या फिर आरे की 10 एकड़ की जमीन, या फिर मदर डेयरी की कुरला की 8 एकड़ की जमीन, ये तमाम सारी चीजें, रेलवे की 11 एकड़ की जमीन जो है, यानी एक अडानी के पुनर्वसन प्रकल्प के लिए, एक अडानी के लिए आप पूरी मुंबई को दाव में लगा रहे हो। ओके प्रदीप, जवाब दे रहे हैं आपका, उसके बाद आगे जाऊंगा। प्रदीप भंडारी बोलिए, जनता सवाल पूछेगी अब ये चुनाव के अंदर। सापरा जी, आप जोड़ तोड़ की बातें ना करिए। उद्धव ठाकरे जी को अपने आपने राजनीतिक पोस्टपोल अलायंस किया है, जिनके साथ आप हिस्टोरिकली लड़ा करते थे। कि सापरा जी ने लाडकी बहना योजना पे क्लैरिफाई ना करके स्पष्ट कर दिया कि अगर इनकी सरकार आएगी तो 2 करोड़ महिलाओं को जो 1500 रुपए हर महीने मिल रहे हैं वो चले जाएंगे। सापरा जी बोल दीजिए लड़की बहना योजना पर। सापरा जी, मैं इस पे देखिए ये गलत प्रोपेगेंडा करना चाहते भारतीय जनता पार्टी की, यही तो सरकार है। सापरा जी, आपके एलओपी ने स्टेटमेंट दिया है। मैं स्पष्ट रूप से, प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शांति रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए कहीं भी किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा कि लाड़की बहन योजना बंद की जाएगी। उसको किस तरह से और अच्छे तरीके से चलाना है, उसके लिए फंड अरेंज करना, ये बात आदरणीय वेडेटीवार ने कही है। तो आप यहां पर झूठ का प्रोपेगेंडा मत करिए। आप तो ये बताइए कि आपकी जो महायुति है वो गुंडा युति किस तरह से बन गई है। गणपत गायकवाड़ पुलिस स्टेशन के अंदर गोली चलाते हैं, हत्या करने का प्रयास करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके सापरा जी, ऑलराइट सापरा जी, एक सेकंड रुकिए प्लीज, एक सेकंड। 4 और मेहमान है, उनके पास भी जाना है। अच्छा मैं एक चीज नोट कर रहा था, लाडकी बहना बंद करेंगे। क्लाइड बहुत बेताब है बोलने को। क्लाइड, हरियाणा में हारे हैं आप बोलने को बेताब है, बताइए क्या बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? हरियाणा की बात करें, आप जम्मू कश्मीर की बात करिए। आप कर लो जम्मू कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के हिसाब से, प्रदीप जी रुक जाइए ना, इतना स्पीड में क्यों भागते हैं? मैं भी रेसिंग करने में आ जाइए, कभी कर लेंगे, आराम से बैठिए। आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपकी मुस्कुराहट मतलब अलग तरह की मुस्कुराहट आ रही है। तो आप माने कि जम्मू कश्मीर की भी बात करें ना, वहां भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि भाई बहुत कुछ किया है, क्या हो गया वहां पर? अच्छा अभी लाड़की बहन योजना की बात कर रहे थे, इनके 2 विधायक है, उन्होंने धमकी दी अपनी बहनों को
हमारी महाराष्ट्र की बहनों को धमकी दी कि भाई अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो ये जो 1500 रुपए हम आपको दे रहे हैं ना, वो किसी तरह हम कैसे रिटर्न लेना चाहते हैं और जानते भी है कि हम ले लेंगे, तो ये तो धमकी भी देते, मतलब वोट दीजिए इसलिए हम 1500 रुपए आपको दे रहे हैं, अगर नहीं वोट देंगे तो हम वापस ले लेंगे, तो धमकी देने वाली तो सरकार ये है। अच्छा, तीसरी बात ऐसी रही कि छत्रपति शिवाजी महाराज जिससे हम आदर करते हैं उनकी बात करते हैं और कहते हैं कि हम इनका जो चुनाव के समय ही नाम लेते। भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के समय छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करोड़ों रुपया करके बंबई के समुद्र तट पे चौपाटी पर आकर भूमि पूजन सब की थी। कहाँ है शिवाजी महाराज जी का पुतला? अच्छा ठीक है, अभी इलेक्शन आएगा तो एक सवाल का जवाब सुन लीजिए, मेरी पूरी बात, अभी पूरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत आराम से सुन रहा था। तो वो पुतले की तो बात कर नहीं रहे, अभी इलेक्शन आए तो वो करेंगे। और चौथी बात, करप्शन की, प्रदीप भाई मेरे तो मित्र है, हम तो हंस कर झगड़ा करते हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, ये करप्शन की बात करके वजह का नाम ले रहे। अरे एक क्रिमिनल को बैसाखी बनाकर क्रिमिनल की बातें आप लेकर दूसरी बातें कर रहे हैं। अरे करप्शन की बात ये करते हैं, 4 दिन पहले जब आप प्रधानमंत्री कहते हैं कि अजीत पवार जी 70,000 करोड़ के करप्शन में 4 दिन बाद उसको लेते, तो करप्शन की बातें ये सब ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इनके ऊपर गिरेंगे। अच्छा ठीक है, क्लाइड बता दीजिए हरियाणा क्यों हार गई कांग्रेस पार्टी हरियाणा क्यों हार गई? बीजेपी जीत कैसे गई? आप कह रहे थे पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है, उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्या हुआ हरियाणा में? तो क्या जम्मू कश्मीर भारत में नहीं है? हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर नहीं है क्या? अरे वहां भी बीजेपी जम्मू में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वो कहा जम्मू सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन सरकार कहाँ है उनकी? कहां से बड़ी? आप कुछ ही कहते हैं माने जी, कमाल आप तो ना कहिए ये बात इनकी तरह यार। हरियाणा में हार गई, ठीक है, उसका विश्लेषण अभी हो रहा है और सामने आएगा, लेकिन एक बात याद रखना, हरियाणा में जो हुआ है वो महाराष्ट्र में होगा, अगर पकड़ के चलेंगे ना तो ये मुख्य बल गिरेंगे। अच्छा एक सवाल, ओके एक सवाल और, एक सवाल क्लाइड, एक सवाल, वन मोर क्वेश्चन। संजय राउत कह रहे हैं अति आत्मविश्वास से हारी कांग्रेस, आपको भी लगता है? नहीं, देखिए मैं कहता हूं आपको कि जो संजय राउत जी ने जो लिखा है, ठीक है, उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनको हक है। देखिए महाविकास आघाड़ी में यही अच्छी बात है कि हम साथ में रहकर भी एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, इनकी तरह नहीं कि भाई एक ही आदमी बात करेगा, एक ही कुछ करेगा। आनंद जी अगर मेरे बारे में कुछ कह देंगे तो मैं स्वीकार करूंगा, उसमें विचार विमर्श करके मैं अपने आप को बदली करूंगा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है ना, महाविकास आघाड़ी में सब एक मिलकर ही चल रहे हैं। ठीक है, ओके। आपको भी लगता है घनश्याम तिवारी अति आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में ले डूबा और अब शायद कुछ इंडिया गठबंधन को संभालने के लिए सब नेताओं में थोड़ी समझ आएगी, कुछ सबक लेंगे? जहां तक हरियाणा की बात है, धोखा कहें, फरेब कहें, हादसा कहें, इस बेईमानी को क्या ना कहें और क्या कहें। कहने से बेईमान तो बुरा मानते हो तुम, अब तुमको बेईमान ना कहें तो क्या क्या कहें? क्या बात है। हरियाणा के चुनाव से पहले तक, चुनाव तक सबको ये दो उंगली दिखाई दे रही थी। एक मशीन से कुछ रिजल्ट आए और अचानक से सबको उस मशीन के अनुसार विश्लेषण करने लगा। ये हरियाणा के जो वोटर्स हैं वो खुल्लम खुल्ला अपनी बात बताते हैं। तो ये कहना कि उस मशीन से जो रिजल्ट आए हैं उसको वो अब वो नया विश्लेषण की बुनियाद बनेगा, ये रहस्य है और ये हरियाणा के वोटरों के लिए भी रहस्य है। जो लोग नई बुनियाद से अपना विश्लेषण कर रहे हैं उनकी ईमानदारी पे भी का भी रहस्य है, पहली बात। दूसरी बात कि ईवीएम का रहस्य तो सामने आता रहेगा, लेकिन जो एनडीए खुल करके कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हम ये करेंगे, दरअसल एनडीए अलायंस नहीं है, ये अनेक क्षेत्रीय दलों का मुर्दा घर है। चाहे वो बीजेडी है, चाहे वो वाईएसआर कांग्रेस है, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो जेजेपी है, चाहे वो आरएलजेपी है जो कि पारस पासवान जी की पार्टी है, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। और इस मुर्दा घर में जो नई एंट्री होने वाली है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, आप देखिएगा कि नकली शिवसेना की भी एंट्री होगी उसमें और नकली एनसीपी की भी एंट्री होगी। तो जहां पर जो लोग उन पार्टियों से आकर के, घनश्याम आज काफी जीएसटी बहुत गुस्से में लग रहे हैं, ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, फरेब, धोखा, मुर्दा घर। भाई ऐसा लग रहा है हरियाणा की हार आपको हजम नहीं हो रही है। नहीं, हार क्या, मुझे तो आप ये बताइए, मुझे मशीन के नतीजे आपको नहीं, आपको शायद हजम हो रहे हैं। अरे भाई लोकसभा में 37 सीटें जीते थे, वो भी मशीन के ही नतीजे थे घनश्याम तिवारी। जवाब सुनिए, मैंने सबकी बात सुनी है। हाँ। लोकसभा में मशीन मैं किसी के बीच में नहीं टोक रहा था, कम से कम नकली पार्टियों को असली पार्टियों को नहीं टोकना चाहिए। मैं अपनी बात पे बोलता हूँ, कम से कम नकली पार्टियों को असली पार्टियों को नहीं टोकना चाहिए। रही बात कौन है, सब एक्सपोज हो गए हैं। वो तो जनता, महाराष्ट्र की जनता जानती है। इस तरीके से महाराज छत्रपति शिवाजी का स्टैचू गिरा था, उनकी प्रतिमा गिरी थी, उसी ने साबित कर दिया था कि शिवाजी की नजरों में नकली पार्टियां कौन सी हैं। खैर उसे छोड़िए, बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस रहस्यमयी नतीजे के बाद
ये लोग भूल जाएंगे कि भारत में लगातार पेपर लीक होता है, ये लोग भूल जाएंगे कि बेरोजगारी का मंजर दस्त का तस्त है, ये लोग भूल जाएंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा है जिसको भारतीय जनता पार्टी सम्मानित मानती है, ये लोग भूल जाएंगे कि सभी पे अभी भी तलवार लटकी हुई है, ये लोग भूल जाएंगे कि अडानी जी को सबसे अमीर बनाने का सपना अभी भी कायम है। लोग नहीं भूलेंगे। अच्छा, ओके, जीएसटी लोग विश्लेषण करेंगे कि ये रिजल्ट आए, लोग विश्लेषण करेंगे कि ये रिजल्ट क्यों आए, और इस रहस्य का खुलासा जब भी होगा। लेकिन इस गलतफहमी मत रहिएगा कि अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी इस तरीके के नेता जो जनता के बीच में जाकर के ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, उस नेतृत्व को लोग नकार देंगे। हरियाणा का रिजल्ट एक रहस्य है, ये जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, बीजेपी के लोग भी जानते हैं। ठीक है, ओके। अब जीएसटी, अब मैं आपको चुनौती देता हूं, और मैं इसलिए देता हूं, देखिए बहुत सोच समझ कर ये बात कह रहा हूं मैं। कांग्रेस पार्टी जब हरियाणा में कुछ गड़बड़ी, कुछ ईवीएम में ऊपर नीचे ऐसे आरोप लगाती है, तो वो कहती है कि हमारे पास बाकायदा हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं की रिपोर्ट्स हैं और हम वो आधिकारिक शिकायतें लेकर इलेक्शन कमीशन जाएंगे। लेकिन मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप किस आधार पर घनश्याम तिवारी ये कह रहे हैं कि हरियाणा में बेईमानी हुई है? आपको साबित करना पड़ेगा। बहुत साधारण समाजवादी पार्टी हरियाणा के चुनाव को बेईमानी किस आधार पर कह रही है? बोलिए। बहुत साधारण सी बात है कि आप अपने दर्शकों का पोल करा लीजिए, क्या आज देश के वोटर को चुनाव आयोग पे भरोसा है? अरे क्या बात करते हैं घनश्याम तिवारी, पोल से थोड़े बेईमानी तय हो जाएगी। मानक एक सेकंड, आप टोकिए मत, मैं आपके पोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके दर्शक जो कि देश के वोटर हैं उनकी बात कर रहा हूं, और मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं। आप दिल के हाथ पे हाथ रख के बोलिए कि क्या आप यहाँ पे, एक सेकंड बीच में टोकिएगा, यहाँ पर मौजूद एक भी व्यक्ति ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहता है कि देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष है? आप कह सकते हैं? बिल्कुल। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके चाहे प्रधानमंत्री के मुजरा और न जाने जितने भाषण थे वो उसकी सबूत है। जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव घोषित हुए उसके सबूत है। जिस तरीके से हरियाणा में ईवीएम में बेईमानी हुई, आप साबित करें। जिस तरीके से एक सेकंड, जिस तरीके से महाराष्ट्र में नकली पार्टियां बनाई गई, हरियाणा में हुई, जिस तरीके, मैंने फिर से बोला कि नकली पार्टियों को असली पार्टियों को नहीं टोकना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र करते हैं नकली पार्टी बोल रहे हैं, 7 सीटें जीत के आए लोकसभा में, वो 7 सीटें 7 नकली असली हो जाता है क्या उससे? अरे जिसको जनता चुन लेती है वो असली होता है घनश्याम तिवारी। मैं ये नहीं कहता हूं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट असली है या शिवसेना शिंदे गुट असली है, लेकिन जनता ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है दोनों में। आपकी राय है, मैंने बता दिया कि भारतीय राजनीति में एनडीए अलायंस के कौन कौन से दल हैं जो उनके घोषित सहयोगी थे और अघोषित सहयोगी थे, जो आज मुर्दा घर में हैं, और उसमें ये नकली पार्टियां भी जाएंगी। इसीलिए मैं हरियाणा को, महाराष्ट्र को एक नजर से नहीं देखता। ओके, पहले मुझे मनीषा जी को मौका देना पड़ेगा। मनीषा जी बोलिए, मुर्दा घर है जिसमें आप भी जाएंगे चुनाव के बाद, बोलिए। समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी करें। देखिए, घनश्याम तिवारी क्या कहते हैं, उनको महाराष्ट्र की परिस्थिति पता नहीं है। अब ये कहते हैं कि दोस्ती यारी की कुछ बात करते, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की लगभग 30 साल की युति है। कॉमन जो हिंदुत्व के आधार पर ये युति बाला साहब ठाकरे और बीजेपी के उस वक्त के नेताओं ने बनाई थी। अब शिवसेना जो अभी यूबीटी है, यूबीटी पार्ट जो है, तो उनको तो अब हिंदुत्व छोड़ दिया है उन्होंने। अब जो उद्धव ठाकरे जी अपने भाषण के शुरुआत में ये जो हिंदू भाइयों बहनों को संबोधते वो भी छोड़ दिया है, सावरकर जी को छोड़ दिया है, गाय को छोड़ दिया है। अब ये गाय को गौ माता नहीं मानते, सब छोड़ दिया है उन्होंने कुर्सी के लिए। और महाराष्ट्र में महायुति की जीत होगी क्योंकि हमने काम किया है, हम काम कर रहे हैं। और घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी छोटा सा जवाब और ये बताइएगा, मान लिया आपने एक तरफ तो ईवीएम बेईमानी गड़बड़ी सब कह दिया, जिस दिन से देश का चुनाव हुआ था उस समय भी चुनाव की धार क्या थी? लोकतंत्र खतरे में, बीजेपी को हराना है, लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग, ईवीएम, वो मुद्दे गए नहीं हैं। अगर हम लोग एक वोटर के रूप में, छोड़िए पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, एक वोटर के रूप में अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं करेंगे, हम इस बात को विश्वास नहीं करें कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा था। 39% लोगों ने वोट दिया है, फिर विचार में टोक दिया। आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप जनादेश का अपमान नहीं कर सकते घनश्याम तिवारी। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा। देखिए, आपको लोकसभा में 37 सीटें मिली ना, सबने उसको हाथ जोड़कर स्वीकार किया, जनादेश है। उसी तरह यहाँ 39% लोगों ने वोट दिया। भाई आखिरी बात बोलूंगा, पुरानी बात, इस पर आप टोक रहे हैं। आज का इंडियन एक्सप्रेस उठाइए, उसमें 2 बातें अहम हैं। एक तो चंद्रबाबू नायडू जी का ये बयान कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं वो भी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुर्दा घर में अभी जगहें और भी बाकी। अच्छा, ये 4 सीटें जो छोड़ी हैं, 6 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतार दिए, जो 4 सीटें छोड़ी हैं कांग्रेस को दे रहे हैं क्या, सहयोगियों को दे रहे हैं क्या? देखिए, हमने कहा कि हमारे सहयोगी हैं, हम चाहते हैं, हमने किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस कमजोर हो या उसकी कोई पार्टी कमजोर हो।
ये मुर्दाघर सिर्फ एनडीए ने बनाया है, सिर्फ मुर्दा BJP ने घर, ओके। बनाया है। प्रदीप भंडारी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं। मैं बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन लेता हूं, क्योंकि ये देश का लोकतंत्र किसी भी पार्टी से बढ़कर है। जब इस देश के लोकतंत्र में इनकी कुछ सीटें आती हैं, कोई असेंबली इलेक्शंस ये जीत जाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उठा के बोलती है कि क्या ईवीएम हैक हुआ है? ये इस देश को परमानेंट रूप से इस देश की एजेंसीज को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, ये अपने पर्सनल तंत्र चलाना चाहते हैं। कितनी गलत बात है कि आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर देखा है कि लोग जो इस तरीके की बात करते हैं। बोलिए घनश्याम तिवारी जल्दी से, जीएसटी जल्दी बोलिए। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की जो ईमानदारी है, बेईमानी है, इसी से समझिए कि अनिल मसीह ने जो चंडीगढ़ में किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट बीच मत बोलिए जेपी नड्डा ईवीएम हैकिंग पे बात कीजिए, ईवीएम हैकिंग पे बात कीजिए। जेपी नड्डा उस जीत को देश की सबसे बड़ी जीत मान रहे थे, वो सरासर बेईमानी थी जिसको चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि अमेरिका में ऐसी बात होती है, अमेरिका में पूरा चुनाव ही इसी बात पे हो रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी को वहां पे किया था, वो इसीलिए किया था कि उनको विश्वास नहीं था कि जो वोट आए थे। तो जहां पर भी मशीन से चुनाव है, वहां पर अगर आरोप लगते हैं तो आरोप सीरियस है। अच्छा, जीएसटी जनता मानती है। घनश्याम, वो जो 37 सीटें जीते आप, वो ठीक था चुनाव वाला, लोकसभा वाला? मानक जी, आपके मोहल्ले में चोरी होती है, आपके घर में नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर के आसपास। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। 7 बार सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का इनका लॉजिक ले जाता हूं। 7 बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता। चुनाव आयोग बिल्कुल सही है। ये लोग बिकॉज इनके समय में किस तरीके से चुनाव आयोग को ट्रीट करते थे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है प्रदीप। इस पर नहीं देखिए, और वैसे भी देखिए, वैसे भी ईवीएम पर, बेईमानी पर, इस पर बहस करने का तब तक कोई फायदा नहीं है। इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। अब मेरा मैसेज सुन लीजिए। प्रदीप भाई मेरे मित्र है, और मनीषा ताई, तो उनको मैं बहुत आदर करता हूं। मेरा मैसेज सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी को और महायुति को। कबीरदास जी का एक दोहा है, वो सुन लीजिए अभी। कबीरा, गर्व न कीजिए, कभी न हंसे कोई, अभी नाव समंदर में है, न जाने कब क्या होगा। और ये महाराष्ट्र के चुनाव में ये बात याद रखना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर